नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर की ये वीडियो, जिसमें हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के उन सारे क्वेश्चनों की जो कि आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और ईपीएफओ या किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपसे करंट अफेयर या जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सारे एग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को मेरे साथ अटेम्प्ट करिए। अगर आप क्वेश्चन को सही आंसर दे रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। कोई मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी और रिवीजन की जरूरत है। तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और फिर उस हिसाब से अपने प्लान को रीशेड्यूल करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। मेरा नाम कृष्णा है और आप मेरे साथ बने हुए हैं फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, 2 स्टेटमेंट गिवन है, उनके बेसिस पे आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बेटर नोन एज LAC, जिसे हम दूसरे नाम से भी बोल देते हैं LAC, इज म्यूचुअल एक्सेप्टेड बाय द बोथ चाइना एज वेल एज इंडिया, यानी कि LAC जो है इसे इंडिया और चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है, द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना बॉर्डर विटनेस द मोस्ट नंबर ऑफ चाइनीज ट्रांजेक्शंस, कि जो ईस्टर्न सेक्टर जो है इंडिया और चाइना का जो ईस्टर्न सेक्टर है, वहां ही बोला जा रहा है सबसे ज्यादा विटनेस किया गया है, मोस्ट नंबर ऑफ चाइनीज ट्रांजेक्शन ये ऑब्जर्व किया गया है, ये बोला जा रहा है। तो आपको सही ही नहीं बल्कि गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके लिए 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ओनली। ऑप्शन बी है आपके लिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी है आपके पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि ना फर्स्ट ना सेकंड, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग गलत आंसर क्या है इसके अंदर, ये बताइए। तो गलत स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर आप बोल सकते हैं वो है सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है अब ये देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि ये इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर के बारे में जो डील करता है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे जो बोला गया कि इंडिया और चाइना ने इसे कंफर्म कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। बल्कि इसे नाइदर इंडिया नॉर चाइना दोनों में से किसी भी कंट्री ने इसे एक्सेप्ट नहीं दिया, यानी कि अपनी कंफर्मेशन नहीं दी है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, या जो कि गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है कि सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि ये चाइना के द्वारा इस सेक्टर के अंदर, ईस्टर्न सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसग्रेशन किया गया है, जबकि ये जो आपसे ईस्टर्न सेक्टर बोला गया, ये ईस्टर्न सेक्टर नहीं बल्कि ये वेस्टर्न सेक्टर की तरफ सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किया गया है। तो यहां भी गलती होगी, जो कि इस टाइम लद्दाख रीजन है, इसकी बात की जा रही है। तो यानी कि सेकंड और स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया। जब दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए तो जो हमारा जो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेस। अब सेस के रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट गिवन है। अब तीनों स्टेटमेंट को 1 बाय 1 समझते हैं और फिर देखते हैं जो नीचे बोला गया आपसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहले रॉन्ग किया था, लेकिन इस वाले में क्या है, करेक्ट बोला है। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है रिगार्डिंग सेस। ठीक है, तो सेस क्या होता है अगर आपको पता है, इकोनॉमी का टर्म है। ठीक है, इकोनॉमी क्लियर है, इकोनॉमी टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर अब ये चीज बहुत ईजी है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये, सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेविड ओवर एंड अबव ऑफ द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर, यानी कि जो सेस के बारे में बोला जा रहा है ये लगाया जाता है टैक्स पेयर के ऊपर, ओवर लगाया जाता है, ओवर एंड अबव, यानी कि ऑलरेडी जो टैक्स होता है उसका, यानी टैक्स ऑन टैक्स कह सकते हो आप सेस को एक तरफ से। ठीक है, ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 के अंदर। स्टेटमेंट 2 के अंदर आपसे बोला जा रहा है इट इज लेविड ओनली ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि ये जो सेस है इसे सिर्फ लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर नहीं, ओनली ऑन
इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लगाया जाता है, वो भी फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगाया जाता, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू शेयर द सेस विद द स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसे शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, ये थर्ड स्टेटमेंट बोला है। तो आपके हिसाब से जो करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से इन तीनों में से, वो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन उसके लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट जो वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट, सी जो ऑप्शन है 1 और 3 है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना कि 1 और 3 जो ऑप्शन आपके पास है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड में गलती है। क्या, अब देख लेते हैं। जो सेस बोला गया ये क्या है, टैक्स लेविड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी, यानी कि ऑलरेडी जो टैक्स हम लोग पे करते हैं ये क्या होता है, सेस ये होता है टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स होता है। जैसे अगर आप में से कोई टैक्स पेयर है, तो अगर आप टैक्स पे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल टैक्स जो भी बनता है, आपकी इनकम जो भी बनती है, तो एक टैक्स मान लीजिए आपका एनुअली टैक्स सपोज 10,000 रुपीज आए, एक मैं जूम करके चल रहा हूँ 10,000। तो सेस क्या होता है कि जैसे एजुकेशनल सेस लगता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जितना भी आपका टैक्स है मान लीजिए उसका 5% है, तो 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपीज हो गया, तो 500 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो आपका टैक्स बन गया, ऑलरेडी अब इनकम टैक्स आपका कितना बन रहा था 10,000, मैं जूम करके चल रहा हूँ। तो सेस क्या होता है, जो ऑलरेडी टैक्स का जो अमाउंट है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन सेस की मैं बात कर रहा हूँ वो लगाया जाता है, तो यानी कि 10,000 प्लस जो ये 500 एक्स्ट्रा जो आ रहा है, 5% जो आ रहा है वो सेस हो गया। ये एग्जाम्पल बताया मैंने, ठीक है, रेट इसका वेरी होता रहता है, ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली ये 3% होता है, ठीक है, 3% 2% इतना होता है, ये वेरी कर सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया कि टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है, इसको हम सेस बोलते हैं, जो कि आपके जो टैक्स होता है टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा लगा देता है। जैसे मान लीजिए स्वस्थ ये अभी जो चल रहा है, क्या नाम है स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी एक सेस लगा दिया जाए, तो ये एक तरह से क्या है, टैक्स ऑन टैक्स है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था कि ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लगता है, बल्कि ये क्या होता है, ये किसी एक पे नहीं लगता है, ये दोनों पे लगता है, यानी कि ये डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी लगता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगता है, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ गलती हो गई। ये क्वेश्चन में बोला गया था ना, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लगता है, वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो लगता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे एजुकेशन के ऊपर लगाने के लिए लगा गया, हो सकता है, लेकिन ये दोनों तरह के टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी लगता है और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स के ऊपर लगता है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट जो आपको बोला गया, यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि ये सेस जो है ये इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेस का जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करती है, जो भी पैसा उनके पास आता है, वो शेयर नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया, हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एक्सिम बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। ये एक्सिम बैंक क्या होता है आप समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया एक्सिम। तो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास दो स्टेटमेंट दे दी गई है, उसके बाद बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आप वो बताइए, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है दोनों स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक्सिम बैंक जो है, ये एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसे एस्टेब्लिश्ड किया हुआ है, यानी कि इसकी स्थापना की गई है। पहली बात तो ये बोला गया। सेकेंड स्टेटमेंट जो आपके पास है, इसमें बोला जा रहा है कि इट एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट। ये क्या करती है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर देती है टू एंटिटीज ओवर टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को ये क्या करती है, एक्सटेंड कर देती है। कौन, एक्सिम बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज कर देती है ओवरसीज वाले को, ताकि हमारे यहाँ से गुड्स एंड सर्विस को
ये मतलब कहने का मतलब इनको इंपोर्ट कर सके, यानी कि इंडिया की कंटेंट्स में बात करें तो यानी कि हम अपनी कंट्री से अपनी सर्विसेज को और अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंपोर्ट कहां से कर सके? दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री से इंपोर्ट कर सके, यानी कि इंडिया की अगर बात करें यानी कि हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे यानी कि बोला कि इसमें बोला जा रहा है ए में कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों ही, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है डी ऑप्शन, सी में तो बोला गया दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर 1 nor 2 यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इन दोनों के अंदर से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन, यानी कि बोथ 1 and 2 दोनों ही करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं ये एक्सिम बैंक है क्या। तो सितंबर 1981 में ये एक बिल पास किया गया था, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाएगा। और उसके बाद मार्च 1982 में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही, अब मार्च के मंथ में, महीने में ये हुआ कि ये बैंक एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि इसको फुली ऑपरेशनल कंडीशन में लेके आ गया, यानी कि इसको कहने का मतलब है इसकी स्थापना कर दी गई और इसका नाम रखा गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नाम रखा गया था, जिसे हम शॉर्ट में एक्सिम बैंक भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या काम करती है ये बैंक? ये काम करती है जो हमारी कंट्री की से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो फॉरेनर कंट्री क्या करती है? इंपोर्ट करती है डेवलपमेंट वर्क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई किसी इक्विपमेंट के लिए, वगैरह वगैरह चीजों के लिए अगर गुड्स एंड सर्विस हमारी कंट्री इंडिया से इंपोर्ट करती है तो उनको ये बैंक क्या करती है? लाइन ऑफ क्रेडिट देती है। ठीक है, यानी कि ओवरसीज फाइनेंशियल रीजनल डेवलपमेंट बैंक को ये क्या करती है? ये हमारी कंट्री से इसे क्या देती है? लाइन ऑफ क्रेडिट देती है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट करने की कुछ फैसिलिटीज देती है, कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या करती है, जैसे कोई इंजीनियर्स के लिए को हायर करना चाहते हैं तो हायर करने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, कुछ इस तरह के काम ये करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक क्या है इसके अंदर। तो इसमें जो सी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझ लेते हैं क्या है। और नीचे बोला जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से करेक्ट जो नहीं है वो बताना है। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है हमारे पास, 3 स्टेटमेंट है, और किसके रिगार्डिंग में? ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में। जैसे बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपन स्काई ट्रीटी, ये ओपन स्काई ट्रीटी होती क्या है ये बताना है। तो कुछ स्टेटमेंट इस तरह से आपके पास है। द ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड एन एरियल सर्वेलेंस सिस्टम फॉर इट्स पार्टिसिपेंट, यानी कि इस ट्रीटी को जिसने भी साइन किया हुआ है, जिस कंट्री ने साइन किया हुआ है, उनके लिए क्या है कि उनकी स्काई में यानी कि उसके आसमान में जो एरियल सर्वेलेंस होता है, यानी कि कौन से हवाई जहाज जा रहे हैं आ रहे हैं, जो भी ट्रैफिकिंग हो रही है आसमान के अंदर जो आने जाने की, तो उसके रिगार्डिंग में ये ट्रीटी है। पहली बात तो ये बोला जा रहा है, ठीक है, तो उनके सर्विलेंस के लिए यानी कि उसमें निगरानी रखने के लिए एक तरह से एक सिस्टम इन्होंने जनरेट किया हुआ है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है अंडर द ट्रीटी, इस ट्रीटी के अंदर नॉन टेरिटरी कैन बी डिक्लेयर ऑफ लिमिट बाय द होस्ट नेशन, यानी कि वो एरिया जहां पे मेंबर कंट्री का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया ने और नेपाल ने ट्रीटी साइन कर ली, सपोज एक बात कह रहा हूं, और चाइना ने साइन नहीं करी है, एक एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो चाइना का जो एरिया है वो इंडिया और नेपाल के लिए क्या है, वो से हम कह सकते हैं कि उसे उन्होंने एरिया से डिक्लेयर कर दिया कि वो ऑफ लिमिट एरियल रूट है वो। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ना इंडिया ना चाइना, इंडिया ना नेपाल चाइना के एरियल स्पेस के अंदर, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो यानी कि आप बोल सकते हो अंडर द ट्रीटी नो टेरिटरी कैन बी डिक्लेयर ऑफ लिमिट बाय द होस्ट नेशन, कि ये किसी भी टेरिटरी को ये लोग ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि भाई ये ऑफ लिमिट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ट्रीटी, यानी कि इस ट्रीटी यानी ओपन स्काई ट्रीटी का इंडिया जो है इसका फाउंडर मेंबर, यानी जब ये उसको फाउंड किया गया था, यानी स्टैब्लिश किया गया था, इसे बनाया गया था, तब से इंडिया इस ट्रीटी का
पार्ट है, यानी कि इंडिया ने तब से इसको साइन कर रखा है, कहने का मतलब ये है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1 और 2, यानी कि पहले 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है कि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है कि भी सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है आपसे कि थर्ड स्टेटमेंट ये सिर्फ करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप उस हिसाब से बताइए करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एक बार, और क्वेश्चन में गलत आंसर बताना है, ठीक है। जैसे इसमें बोला कि नोट करेक्ट, तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें पहले तो ये देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। डी का मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ वो गलत है। तो जिसमें ये बोला कि इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, नहीं भाई, ये इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ने इस तरह की कोई ट्रीटी में साइन ही नहीं किया। पहले ये बात तो गलत होगी, यानी कि इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ट्रीटी, यानी कि इस ट्रीटी का इंडिया मेंबर ही नहीं है, इंडिया ने इस पर साइन किया ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है, यानी कि ये ओपन स्काई जो ट्रीटी है ये 34 कंट्रीज में द्वारा उनके द्वारा साइन की गई है, ठीक है, ताकि वो एरियल की सर्वेलेंस के लिए, यानी कि उनके जो आसमान में कौन से जहाज आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे उसको मॉनिटर करने के लिए इन्होंने इस ट्रीटी को डेवलप किया हुआ है। और टोटल 34 कंट्री ऐसी है जो इसको फॉलो करती है। अच्छा, दूसरा जो बोला गया था कि भी ये कि नॉन एरिया जो है जो उनकी कंट्रोल में नहीं है उसको वो क्या उसे क्या मानेंगे, उसे वो जो इंटायर एरिया ऑफ द मेंबर स्टेट इज ओपन फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जितने भी इन 34 कंट्री के अंदर जितना भी एरियल स्पेस है उसको हर कोई भी कंट्री यहाँ पे इसको मतलब ऑब्जर्व कर सकती है, उस पर एक्सेस कर सकती है। इसके अंदर ये बोला जा रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट जो था वो गलत हो गया। उस गलत होने की वजह से आपसे बोला गया कि ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही बताना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है कि कुछ स्टेटमेंट दे दी गई है आपके पास दो, और दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए वन बाय वन दोनों स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, फिर देख लेते हैं सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो जैसा क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए एंटीजेंस इज अ फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस ए इम्यून रिस्पॉन्स इन बॉडी, यानी कि एंटीजन के बारे में बात की जा रही है कि ये क्या होती है, एक तरह से फॉरेन सब्सटेंस है, यानी कि विदेशी पदार्थ के लिए बाहर की चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स के लिए तैयार करती है, ठीक है। पहला तो ये बोला जा रहा है, यानी कि एंटीजन क्या है, ये आउटसाइडर प्रोडक्ट चीजें थिंग्स है जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर की जो मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हमें बाकी बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता प्रदान करता है, तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक तरह से पदार्थ है, ये बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है एडजुवेंट सेंड्स अ सिग्नल टू द बॉडी एंड हेल्प द इम्यून सिस्टम टू द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन। ये एडजुवेकेंट क्या होता है, ये बोला जा रहा है कि ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एक सिग्नल भेजती है, और ये जो सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो जाती है इम्यून सिस्टम के पास, और वो तैयार करती है हमारे एंटीजन को तैयार करती है कि हमारे जो भी हमें डिसीज या बीमारी जो हमें हो सकते हैं उनसे लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ा देती है, ठीक है। वो हमें उसके लिए तैयार कर देती है, उसके लिए हमें हेल्प कर देती है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक हो गया। जिसे आप कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी डाल सकते हो उसको, कि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये इसलिए पूछा जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो ये कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 को इशू क्रिएट करके इससे टॉपिक बना करके हेल्थ सेक्टर से आपसे क्वेश्चन क्या बनाए जा सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए मुझे कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास ए है, ए में बोला जा रहा है कि ओनली वन स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो सही आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये नहीं, यानी कि सी, बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब समझ लेते हैं कि एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या होता है, टॉक्सिक चीज होती है, यानी कि फॉरेन सब्सटेंस बोल सकते हैं इसे, बाहर का कोई प्रोडक्ट या टॉक्सिक चीजें होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसे प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज
तैयार करती है, एक तरह से ये बोल सकते हो आप एंटीजन। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपसे बोला गया स्टेटमेंट कि भाई ये क्या करती है कि एडजुकेंट जो की बात की जा रही है, ये क्या करती है, एक तरह से सिग्नल्स भेजती है हमारी बॉडी के अंदर कि भाई ये जो चीज, कोई भी चीज ठीक है खराब है, तो हमारे जो मतलब कहने का मतलब है हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है किसी भी डिसीज से, किसी भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी बीमारी, वायरस वगैरह, कोई भी जो नेगेटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी के अंदर डाल सकता है, उसके रिगार्डिंग में ये सिग्नल भेजती है इम्यून सिस्टम को, ताकि वो उससे फाइट कर सके और जो भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया है उससे डील कर सके और हमें रिकवर करने में हेल्प कर सके। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सी, यानी कि बोथ 1 and 2 बोथ से स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने बाकी फ्रेंड्स में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, ताकि इसकी रीच ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंच सकूं। ठीक है। तो अपने स्कोर लिखना मत भूलिए। ठीक है। और अगर कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर बताइए। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपके लिए क्वेश्चन ये है, जैसे LAC है, इसी तरह LOC है। ठीक है। ये LAC या LOC में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस बताइए और किस किस कंट्री से ये एसोसिएटेड है। ठीक है। LAC क्या होता है और LOC क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई सिमिलर जैसा टर्म लग रहा है और किस चीज से ये रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के थोड़ा सा कमेंट जरूर करना। मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो इस टॉपिक से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, उसके रिगार्डिंग में आपके पास 2 स्टेटमेंट गिवन है और जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं इसमें आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताना है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। जब भी नॉट करेक्ट आए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, इसमें करेक्ट नहीं बल्कि नॉट करेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो नॉट वर्ड को जरूर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए क्वेश्चन में, जैसे कि मैं आपको बोल्ड करके यहाँ पे ये अलग से बता रहा हूं। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिग्निफाई एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सिग्निफाई करता है एक्सक्लूडिंग लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। लाइफ स्टॉक को एक्सक्लूड करके ये बोला जा रहा है इसके अंदर, बेस्ड ऑन द प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड प्रोड्यूसर। कि इसमें क्या होता है कि एक्सक्लूड कर देते हैं हम लाइफ स्टॉक को, यानी कि अगर मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं तो खेती करने के साथ साथ आपके पास कुछ ऐसे भी जानवर वगैरह जो आप रखते हैं, जैसे गाय, बैल और भी कोई जानवर, बकरी वगरी जो रखते हो, उनको हटा के बात करता है जब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। इसमें क्या होता है कि पहले से ही, जैसे क्वेश्चन में ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था, बायर का मतलब है जो भी खरीदने वाला है, उस किसान से, फार्मर से जो चीज खरीदने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रेड बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने किसी फार्मर से एक डील साइन कर ली कि पहले हम ये करेंगे, हम इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी मैं आपसे लूंगा, इतना गेहूं मैं आपसे लूंगा। ठीक है। और उस हिसाब से गेहूं के प्रोडक्शन के लिए खेत में फार्मर जो भी काम करता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा पैसे, मान लीजिए उसका 10%, 15%, कुछ परसेंटेज अमाउंट पहले से ही उसको प्रोवाइड कर देता है, तो इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ये बोला जा रहा है इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। कि लो इन्वेस्टमेंट होता है ना खेती में, जैसे एग्रीकल्चर में लो इन्वेस्टमेंट होता है, उसको इंश्योर करने के लिए एंड सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी इनपुट, टेक्निकल गाइडेंस एंड मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर द फार्मर। कि इसके अंदर यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि जो फार्मर होता है उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा नहीं होता है, तो जो फर्म होती है जो उससे वो सामान खरीदेगी, सामान का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे गेहूं की बात करी, मैंने एक एग्जांपल लिया आपसे कि मान लीजिए ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, उसने किसी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई आप मुझे गेहूं बाद में उत्पादन करके मुझे दोगे। तो उसने थोड़ा सा, तो उसे क्या करता है, कुछ परसेंटेज 10%, 15% संभाव कुछ एक मनी उसे जो देगा, तो ये जो लो इन्वेस्टमेंट थी इसकी प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं। और दूसरा कुछ टेक्निकल इनपुट, यानी कि कुछ उसे अपनी खेती में, फार्मरिंग में कुछ इनोवेशन के लिए कुछ टेक्निकल सपोर्ट या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करता है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपको। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट को आपने समझ लिया होगा, इसमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ऑप्शन यही है कि भाई ए यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, बी यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और सी में जब बोला जा रहा है कि बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है।
और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, यानी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? अब इसको इस रेफरेंस में बताना है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ध्यान रखते हुए इनमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है, आपको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एक बार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें ए यानी कि वन ओनली, कि पहले स्टेटमेंट में गलती है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। गलती क्या है इसके अंदर? इसमें जो बोला गया ना एक्सक्लूडिंग लाइव स्टॉक, ये गलत हो गया। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, यहाँ पे इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक फार्मर है, उस जैसे यहाँ पे देखा था ना, अपने स्टेटमेंट लिखा था एक्सक्लूडिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब है कि उसके पास जो भी जानवर वगैरह हैं, जैसे गाय बैल बकरी वगैरह, जो भी उसके पास किसान के पास सपोर्ट के लिए, अपनी खेती की सपोर्ट के लिए, यानी जैसे वो बैल का इस्तेमाल करता है खेती में, इसी तरह और भी दूसरे जो जानवर जिनका वो इस्तेमाल करता है, उसको जो एक्सक्लूड किया गया था स्टेटमेंट में जो बोला था, वो गलत है। बल्कि फार्मिंग के साथ साथ इसमें क्या है, ये भी टर्म होता है कि उनके लिए भी सपोर्ट होती है। जैसे मान लीजिए कोई बैल से खेती कर रहा है, तो बैल के रख रखाव के लिए, उसके लिए हेल्थ की उनको कोई इशू क्रिएट ना हो, तो एक तरह से उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी फॉर द फार्मर के एनिमल के लिए, ठीक है, या फिर उसके सपोर्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स है, बाकी सारी चीजें ठीक है कि भाई ये एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, वो प्री एडवांस कुछ पैसा दे देता है, कुछ सपोर्ट दे देता है, टेक्निकल सपोर्ट दे देता है, लो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं, फिर वो क्वालिटी इनपुट करता है और उसका टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है फार्मर को। ये सारी बात सही है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, करेक्ट का मतलब है जो पूछा गया था आपसे कि गलत स्टेटमेंट, तो गलत स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर था, यानी हमारा आंसर हो गया ए यानी वन ओनली, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं GIAHS, यानी कि ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने ये बताना है, जैसे नीचे पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि इसके रिगार्डिंग में GIAHS के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ये है, इट इज प्रोग्राम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FAO। ये किसका प्रोग्राम है? FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है FAO, उसके अंदर ये प्रोग्राम है GIAHS की बात की जा रही है यहाँ पे। और ये बोला जा रहा है कि इंडिया हैज 3 रिकॉग्नाइज्ड GIAHS साइट, यानी कि इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर अगर हम ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की बात करें, तो हमारे यहाँ पे 3 ऐसी साइट से जो कि रिकॉग्नाइज की गई है हमारी कंट्री से इस प्रोग्राम के तहत, यानी ये बोले इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुई है हमारी कंट्री की 3 साइट्स, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको सही स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, ए यानी वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड में ऑप्शन जो बी ऑप्शन में बोला जा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। और थर्ड ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जैसे बोला है ना, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि ना ही पहला और ना ही दूसरा, इनमें से कोई से भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही क्या है ये आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आंसर क्या है। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका सी, यानी कि बोथ 1 और 2, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की, तो जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो है ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यानी कि इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्टार्ट किया था। और किसके डायरेक्शन में, किसकी तरफ से? ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, एक तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि ये जो बोला गया था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उसके अंदर इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, यानी GIAHS को। अच्छा, दूसरा जो बोला गया था कि हमारी कंट्री में 3 ऐसी साइट है जिसे वो सिलेक्ट की गई है इस प्रोग्राम के तहत, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो 3 साइट है वो है कुट्टैंड, जो कि बिलो सी लेवल की जो फार्मिंग है केरला के अंदर, उसको सिलेक्ट किया पहले नंबर पे। दूसरा ये कोरापुट भी सिलेक्ट हुई है। और कोरापुट जो है वो क्या है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की मतलब एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर जो फार्मिंग होती है उड़ीसा के अंदर, उसे सिलेक्ट किया गया है।
और थर्ड जो है पैम्पोर है। पैम्पोर क्या है? ये सैफून हेरिटेज, यानी कि जो कश्मीर वगैरह में सैफून की जो खेती होती है उसके रिगार्डिंग में जो भी उनका जो वे ऑफ एग्रीकल्चर है, वहां पे जो भी वो खेती वेती करते हैं सैफून से रिलेटेड, ये हेरिटेज है, मतलब ये पुराने टाइम से जो चलती आ रही है उसे सेलेक्ट की गई है। यानी कि हमारी कंट्री में 3 ऐसी साइट्स है जिससे रिकॉग्नाइज की गई है ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के तहत। कुट्टायन जो कि केरला से रिलेटेड है, कोरापुट जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है, और पैम्पोर जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 कौन कौन से साइड है। ठीक है, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, कि प्रधानमंत्री के अंदर जो कई सारी स्कीम चलती है हमारी कंट्री को प्रधानमंत्री के नाम से, तो उसमें एक स्कीम है आपका वया वंदना योजना, उसको ध्यान में रखते हुए ठीक है आपको ये स्टेटमेंट दी गई है 3 स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट को देखना है कि करके उसके बाद नीचे बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे बोला गया ना ये विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर बाद में ऑप्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है, इट प्रोवाइड पेंशन टू द सीनियर सिटीजन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये जो हमारी कंट्री में सीनियर सिटीजन है, इट मीन्स अ पीपल हैविंग अ मोर देन 60 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 60 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है, और वो भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि उनको एनुअली बता दिया जाता है कि भाई आपको 8%, 10%, 15% को भी एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, और उस हिसाब से उनको रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैसे पेंशन प्रोवाइड की जाती है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। सेकंड में बोला जा रहा है द फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव एनुअल रीसेट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, कि उनको हर साल जब ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, जब ईयर स्टार्ट होता है तो हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये अप्रूव करते हैं कि वे रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए इस साल का, यानी कि एनुअल बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द सोल इंस्टीट्यूशन टू ऑपरेट दिस स्कीम, कि यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC जो हमारी कंट्री के अंदर है वो इस प्रोग्राम को रन करने वाली, ऑपरेट करने वाली, स्कीम को चलाने वाली इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये 3 स्टेटमेंट थी। अब आपको बताना सही स्टेटमेंट क्या है। अब मैं आपके ऑप्शन बता देता हूं क्या क्या है। ऑप्शन आपके लिए ये है ए, यानी कि 1 ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट है वो सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि ये एक तरह से सीनियर सिटीजन को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है एज ए पेंशन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया था। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है उसमें बोला गया थर्ड ओनली, यानी कि थर्ड ओनली का मतलब है कि जो LIC है हमारी कंट्री के अंदर वो ऑपरेट करती है इस प्रोग्राम को और इस स्कीम को चलाती है। अच्छा, उसके बाद सी के अंदर बोला जा रहा है, सी ऑप्शन के अंदर कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि पहला ऑप्शन जो आपके पास था सीनियर सिटीजन को फिक्स रेट से पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, दूसरा LIC इसको होलसेल जो इसकी करता धरता कह लीजिए, उसको चलाने वाली जो कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोला जा रहा है। और डी में बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट, यानी कि इसके अलावा इन दोनों स्टेटमेंट के अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट थी ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री में से अप्रूव करते हैं इसके रेट ऑफ रिटर्न को, यानी तीनों स्टेटमेंट बोला जा रहा है करेक्ट है। तो यानी कि आपके हिसाब से इन जो मैंने 4 ऑप्शन आपको बताए, चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है ये आप आइडेंटिफाई करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये प्रधानमंत्री वया वंदना योजना है क्या। ये 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है, ताकि जो हमारी कंट्री में जो सीनियर सिटीजन है उनको एनुअल बेसिस पे एक पेंशन मिल सके। और पेंशन कैसे मिलेगी, एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मिलेगी, हर साल, हर महीने मिलेगी बल्कि, ठीक है। और हर साल के स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो भी होंगे, वो सेट करेंगे कि भी इस साल का रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ठीक है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये डिसाइड हो जाएगा कि ये रेट ऑफ रिटर्न होगा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, हमारी कंट्री में
जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये कब स्टार्ट होता है, यानी कि कब से लेके कब तक होता है। ठीक है, आपको ये बताना है, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसका जो थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि भाई LIC जो हमारी कंट्री के अंदर है ये इसको रन करती है, इसको चलाती है, और कैसे, ऑनलाइन थ्रू द, मतलब ये ऑनलाइन ये काम किया जाता है इसके अंदर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम किया जाता है। यानी कि LIC जो इस प्रोग्राम को रन करती है इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसे रन करती है। ठीक है, दोनों तरीके से इसको चलाती है। ठीक है, तो आपको एक चीज और बतानी है इस क्वेश्चन, जैसे आज के लिए क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो ये बताना है आपको कि भाई हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब स्टार्ट होता है, और दूसरा ये बता दीजिए कि LIC के हेडक्वार्टर कहाँ है, LIC का जो हेड चेयरपर्सन या जो भी हेड पर्सन इसको रन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके बारे में थोड़ा बताना है, और इसकी डेट वगैरह कि कब इसे एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये थोड़ा सा आज थोड़ा इसके डीप में जाके, इसके बैकग्राउंड में जाके थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ ये कि विद रेफरेंस टू द सोनिक बूम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सोनिक बूम्स क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि नॉट करेक्ट है, आपको ये बताना है। ठीक है, जो गलत है वो वाला स्टेटमेंट आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये, दीज आर द स्टॉक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन्स फ्लाइंग एट अ स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। कि साउंड की जो स्पीड होती है ट्रेवल करने की, उसके इक्वल या उससे ज्यादा स्पीड में अगर कोई प्लेन फ्लाई करती है स्पीड से ज्यादा तेज में, तो उसको हम बोलते हैं शॉक वेव। उसको हम कैसे बोलते हैं, शॉक वेव जो होते हैं उसे हम बोल सकते हैं सोनिक बूम बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया कि एयर टेम्परेचर एंड द प्रेशर इफेक्ट, कि एयर टेम्परेचर जो होता है एनवायरमेंट में और प्रेशर इसमें इफेक्ट डालता है इसके डायरेक्शन में और इसके स्ट्रेंथ में। किसके, सोनिक बूम के बारे में बात की जा रही है। ये सोनिक बूम को जो प्रभावित करता है, इसे जो इफेक्ट लाता है, वो कौन कौन टर्म्स लेके आते हैं, एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर और एयर टेम्परेचर इसको इस पे इंपैक्ट डालते हैं अपना, ये बोला किसके लिए, इसके ट्रेवल के डायरेक्शन में और इसकी स्ट्रेंथ में, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, आप वो बताइए। तो ऑप्शन है आपके पास ए, यानी कि वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बी में बोला जा रहा है आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, और सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अच्छे से। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही सही है, गलत कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया डी, यानी कि नाइदर वन नॉट टू। अब डिटेल में देख लेते हैं ये सोनिक बूम क्या है। सोनिक बूम शॉक वेव क्या है, ये एक प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लाई करती है आसमान के ऊपर, आसमान में, और इसकी स्पीड क्या होती है, जैसे इसमें बोला गया था ना कि भाई इसमें जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी तेज फ्लाई करती है, यानी कि जिस रफ्तार से हमें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है उससे भी तेज रफ्तार में, उससे तेज रफ्तार में कोई भी प्लेन जब मूवमेंट करता है तो उसको हम टर्म देते हैं सोनिक बूम शॉक वेव। और जैसे इसमें स्पीड की बात की जाए तो इसकी जो स्पीड होगी सोनिक बूम की या सुपरसोनिक की, वो होती है ग्रेटर देन 1225 किलोमीटर पर आवर की बात करें, इस रेट से भी ज्यादा इसकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 1225 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है एट सी लेवल। ठीक है, ये इसकी स्पीड प्री डिफाइंड की गई है। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि इसमें इंपैक्ट डालती है, क्या क्या डालती है, एयर टेम्परेचर और प्रेशर और विंड, ये चीजें इसकी स्पीड में, इसकी वेट में, इसकी हाइट में और इसकी शेप में, किसके, एयरक्राफ्ट के इंपैक्ट डालती है, अफेक्ट करती है इसके, यानी कि ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत कुछ नहीं है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि गलत क्या है, ये बताइए, गलत कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ना सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो आंसर हो गया, हमारा आंसर डी हो गया, क्योंकि हमें गलत बताना था। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द G7। G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है 7 कंट्री का, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं कुछ सालों से, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि ये G7 नहीं, पहले ये G8 कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, बाद में इसे G8 से इसको G7 में कन्वर्ट कर दिया गया। एक कंट्री है जिसको इसमें बाहर कर दिया गया।
अब वो कौन सी कंट्री है ये आप बताइएगा कमेंट में। पहले ये G8 कंट्री हुआ करती थी, फिर बाद में इसे G7 कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन में टर्म इसे कन्वर्ट कर दिया। एक कंट्री को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, वो कौन सी कंट्री है जिसे बाहर निकाल दिया गया ये बताइएगा, और रीजन बताइएगा कि इसको बाहर निकालने का रीजन क्या था, कि बाकी जो 7 कंट्री है उन्होंने उस 8वें कंट्री को बाहर क्यों निकाला, आपको ये भी बताना है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट है और नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन अबव आर या इज करेक्ट। करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये है, इट हैज फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया, ये कुछ कंट्री के नाम दे रखे हैं आपके पास, और कह रहा है कि ये जो कंट्री है G7 के ये मेंबर है, मेंबर नेशन है, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है G7, ठीक है, इसके मेंबर्स हैं। ये कुछ कंट्री के जो नाम दिए गए आपके पास, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट और रशिया, इसके मेंबर है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है। सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इट इज हेडक्वार्टर्ड एट बियररिट्ज, जो कि फ्रांस में एक सिटी है बियररिट्ज, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से G7 कंट्री के मतलब कंट्री के नाम दे रखे फर्स्ट में, दूसरा आपको हेडक्वार्टर बताया गया है और नीचे क्वेश्चन पूछ लिया गया है सही स्टेटमेंट क्या है ये बता दो, और ए ऑप्शन है आपके पास 1 ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है आपसे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों में से कौन सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने वो सारी कंट्री जो G7 के अंदर आती है उस कंट्री को यहाँ पे एक पिक्चर शो कर रहा हूं, तो आप इसे देख सकते हैं कि G7 के अंदर क्या क्या आ सकते, कौन कौन सी कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जापान है, जर्मनी और यूके, यानी कि इंग्लैंड की कोई जो कह सकते हो आप, यूनाइटेड किंगडम है, ये सारी कंट्री इसके अंदर आती है। हाँ भाई इंडिया नहीं है इसमें, ठीक है, इंडिया G7 के अंदर नहीं आती है, G20 कंट्री के अंदर आती है। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो रशिया जो दिया गया था कि रशिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये रीजन आपको देना। चलो कंट्री मैंने बता दी कि पहले ये G8 कंट्री हुआ करती थी, यहाँ पे एक कंट्री और होती थी हुआ करती थी, वो कौन सी कंट्री थी, रशिया थी। लेकिन ये जो सारी जो G7 कंट्री है इन्होंने रशिया को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया, यानी कि G8 को कन्वर्ट कर दिया गया, G7 में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इसके रीजन क्या है। तो जैसे इसमें यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत हो गया, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट रशिया जो दे दिया गया था, रशिया इसका पार्ट अब नहीं है, G7 का पार्ट अब नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया इसके अंदर। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के अंदर है, और फ्रांस के अंदर एक सिटी है जिसका नाम बताया जा रहा है बियररिट्ज, इसकी एक सिटी है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया, वो भी गलत है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है कंट्रीज की, कि ये क्या करते हैं आपस में इकोनॉमिक रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये कंट्री वो है। और ये इनका कोई हेडक्वार्टर जैसा कोई टर्म नहीं है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसका कहीं पे भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है इस कंट्री का, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो यानी कि जब हेडक्वार्टर है ही नहीं तो फिर ये फ्रांस में यहाँ वहां इसका हेडक्वार्टर है ही नहीं, यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट वो भी गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। फर्स्ट क्यों कि रशिया इसका पार्ट नहीं है, और सेकंड क्यों इसका हेडक्वार्टर होता ही नहीं है, तो फ्रांस का तो मतलब ही नहीं हो गया कि फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि जो गलत दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर आपका डी हो गया, कि यानी कि नाइदर 1 नॉट 2। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कांगड़ा टी। अब कांगड़ा टी जो हमारी कंट्री के अंदर है उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट गिवन है। दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए आपसे नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट हैज हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड कैन बूस्ट इम्यूनिटी, यानी कि ये जो टी है कांगड़ा टी, इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकती है, ये बोला जा रहा है। और सेकंड बोला जा रहा है इट हैज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं जीआई टैग, यानी कि इस टी को जीआई टैग भी गिवन है, ये बोला जा रहा है। तो आपको ये बताना कि इन दोनों स्टेटमेंट में से सही क्या है, आपको ये
चूज करना है इसके अंदर। उस हिसाब से आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ए 1 ओनली, यानी कि पहला ही सही है वो स्टेटमेंट। बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि ना फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है आपको ये चूज करना है। क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब समझ लेते हैं कि ये कांगड़ा टी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जानबूझ थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि भाई ये जो कांगड़ा टी है, यानी कि कांगड़ा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, और उस जगह पर चाय की खेती होती है। जैसे यूजली जब हम चाय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में असम, दार्जिलिंग यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हमारे दिमाग में जहन में बनता है। पर हमारी कंट्री में उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी कुछ ऐसे एरिया है जहां पे चाय की खेती होती है। जैसे साउथ में केरला वगैरह में भी होती है और ऊपर हिमाचल प्रदेश में भी होती है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह जैसे मैंने आपको बताया कांगड़ा, वहां पर ये किसकी खेती होती है, उस जगह के नाम से ही इसको एसोसिएट कर दिया गया है, यानी कि कांगड़ा टी। और इसके अलावा जिसमें बोला गया कि भाई इसमें हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर रही है। और ये इसलिए भी न्यूज में आजकल है क्योंकि ये माना जा रहा है कि कोरोना वायरस जो रिसेंटली पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उस टाइम अगर हम इसका सेवन करते हैं, यानी कि इस चाय को यूज करते हैं, इस चाय को पीते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होती है, जो कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और सेकंड जो आपसे बोला गया कि ये जीआई टैग मिला हुआ है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये भी, यानी कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है हमारी कंट्री में। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि जो शॉर्ट में हम बोल देते हैं पीवीटीजी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि हमारी कंट्री में जो भी वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसके रिगार्डिंग में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। और यहां पे आपके पास 2 स्टेटमेंट दे दी गई है, और उस स्टेटमेंट के नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज पीवीटीजी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर उन्होंने ये 75 ग्रुप जो है, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप जो हमारी कंट्री के अंदर है, उसका एक ग्रुप बना दिया इन्हें, जिनका नाम रख दिया उन्होंने पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये बोला जा रहा है। और फिर उसके बाद बोला कि कटकड़ी जो एक ग्रुप है, वन ऑफ द ग्रुप फ्रॉम दिस कैटेगरी ग्रुप, जिसे हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, कि उसमें से एक ग्रुप का नाम ये है कटकड़ी। तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट सही कौन सा है, एक फर्स्ट सेकंड या दोनों सही नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली। बी में बोला जा रहा है आपको सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ना ही फर्स्ट करेक्ट है ना ही सेकंड करेक्ट है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सेकंड यानी कि बी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में गलती होगी क्या, अब जरा देख लेते हैं। जैसे इसमें बोला गया था कि ये जो ग्रुप है, जिसे इसे बोला गया कि 75 ट्राइबल ग्रुप हैव बीन कैटेगराइज्ड एज पीवीटीजी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, यहां थोड़ी सी गलती होगी। यहां पे गलती ये होगी, इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे 75 ग्रुप की कैटेगरी बनाई है। ट्राइबल अफेयर के अंदर नहीं आता ये, बल्कि ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो यहाँ पे ये गलती हो गई थी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि कटकड़ी जो है ये 75 जो ग्रुप जो आइडेंटिफाई किए गए उनमें से एक ग्रुप जो है या एक ट्राइबल ग्रुप जो है, यानी कि वो कटकड़ी है, जिसे हम डाल सकते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती होगी। अब ये जान लेते हैं जो कटकड़ी जो ट्राइबल ग्रुप है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मेनली रायगढ़, पलघर, रत्नागिर और थाने डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये जो मैंने आपको 4 अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए, रायगढ़, पालघर, रत्नागिर,
रत्नागिरी और थाने डिस्ट्रिक्ट ये महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं कटकड़ी ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके हिसाब से जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द पुरेंद्र दास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पुरेंद्र दास हिस्ट्री में कोई पर्सन हुए होंगे, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सही स्टेटमेंट क्या है, आप ये बताइए, ऐसा बोल रहे हैं। उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है, पहले 1 2 3 3 स्टेटमेंट गिवन है। अच्छा एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे मैं जो हरदम बोलता हूँ क्वेश्चन में आपको कि सही या गलत, जैसे इसमें बड़ा बड़ा आपको दिख रहा हो कैपिटल लेटर में नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। बोल रहा है इसमें कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये, ही इज वन ऑफ द 3 जेवल्स ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, यानी कि कर्नाटक संगीत जो है, कर्नाटक म्यूजिक जो है, उसके 3 ज्वेलर्स में से इसको ट्रीट किया जाता है पुरेंद्र दास जी को। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है ही बिलोंग्स टू द सैव ट्रेडिशन ड्यूरिंग द विजयनगर रूल, यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था हिस्ट्री के अंदर पुराने टाइम पे विजयनगर साम्राज्य था, उस टाइम से ये बिलोंग करते हैं सैव ट्रेडिशन के हिसाब से, यानी कि सैव परंपरा जो थी उस परंपरा से ये बिलोंग करते हैं, उससे ये जुड़े हुए हैं जब विजयनगर साम्राज्य था हमारे कंट्री में पास्ट में। अच्छा थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है ही कंपोज सॉन्ग इन कन्नड़ एंड संस्कृत, कि पुरेंद्र दास जी ने कन्नड़ में और संस्कृत में गानों का यानी कि संगीत मतलब गीतों को कंपोज किया था, उसकी रचना की थी, ये बोला जा रहा है आपसे। तो इस हिसाब से आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में सही क्या है गलत क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है, और फिर जब आपको आंसर करना है, आंसर आपको करना है नॉट करेक्ट, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका आंसर होगा। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ऑप्शन ए 1 ओनली यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी यानी कि थर्ड ओनली, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ये दोनों, और लास्ट में डी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये सेकंड ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट है। तो नहीं करेक्ट नहीं नॉट करेक्ट है, तो आपको नॉट करेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको आंसर करना है। तो एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सी यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, हमें गलत ही बताना था, और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सही तो हमारा आंसर नहीं, हमारा गलत वाला आंसर होगा। अब थोड़ा जान लेते हैं पुरेंद्र दास जी थे कौन। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं कि हमारे कंट्री में पुरेंद्र दास जी के नाम से एक टिकट भी जारी किया गया है, यानी इनको काफी रिस्पेक्ट दी गई है हमारी कंट्री के अंदर, और ये समझा गया है कि ये हमारे पास्ट में बहुत ही वैल्यू रखते हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी है काफी प्रेजेंस रखती है, काफी वैल्यू रखती है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। चलो ये तो इनके बारे में हो गया। अब थोड़ा जान लेते हैं कि भाई इनका जो स्टेटमेंट में गलत क्या है सही क्या था, उसको जान लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया था कि पुरेंद्र दास जी वो बिलोंग करते हैं कर्नाटक म्यूजिक से, वो बिल्कुल कर्नाटक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो 3 जो कर्नाटक म्यूजिक में ज्वेल की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ठीक है, उनमें से ये एक है। तो एक तो ये पुरेंद्र दास जी खुद हो गए, और दूसरा नहीं, इसमें जो आपसे जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि ही इज वन ऑफ द 3 ज्वेल्स ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, ये कर्नाटक म्यूजिक के ज्वेल नहीं थे, ठीक है, बल्कि ये उसके फाउंडर थे, ठीक है। इनको एक तरह से उनके फाउंडर या फादर ऑफ द कर्नाटक म्यूजिक बोला जाता है इनको। और ज्वेल की बात करें तो उसमें मेनली 3 लोगों को जो मतलब माना जाता है, जिसके अंदर त्यागराजा, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और स्वामी श्यामा शास्त्री, इन तीनों को कर्नाटक म्यूजिक का ज्वेल एज ए ज्वेल ट्रीट किया जाता है, और पुरेंद्र दास जी को फादर ऑफ द कर्नाटक म्यूजिक बोला जाता है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था कि ये बिलोंग करते हैं, ये जो बिलोंग करते हैं वैष्णवा ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं ड्यूरिंग द विजयनगर रूल। जब विजयनगर का जो रूल था तो वो उस टाइम पुरेंद्र दास जी ये बिलोंग किससे करते हैं, ये करते हैं वैष्णवा ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से ग्रेट डिवोटीज थे लॉर्ड कृष्णा के। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया,
और जब क्वेश्चन में गलती पूछा गया था यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। और करेक्ट बात जो है कि ये जो पुरंदरदास जी थे इन्होंने जो सॉन्ग यानी कि गीतों की जो रचना की थी, गीतों की रचना क्या नाम है अलग अलग भाषाओं में भी की थी, यानी कि कन्नड़ में भी की थी और उसके साथ साथ संस्कृत में भी की थी। और इनका जो पेन नेम का मतलब होता है, एक तो इंसान का खुद का अपना नाम होता है, पेन नेम का मतलब होता है जिस नाम से वो अपनी रचनाओं को लिखते थे। तो उसका नाम था ये पुरेंद्र विस्थाला नाम था इनका। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर सी हो गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत था और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही था, क्योंकि हमें गलत आंसर करना था तो गलत के हिसाब से सी हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द स्टेबल बर्निंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री में जो खेती करने के बाद जो स्टेबल बच जाता है उसकी जो कुछ जलाने की जो प्रथा बन गई है आज हाल फिलहाल में, और उससे काफी एनवायरमेंट से लेकर इश्यू जो क्रिएट हो रहा है उसके रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और दो स्टेटमेंट के बाद नीचे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इनमें से सही क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इसमें बोला इट इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट, यानी कि स्टेबल बर्निंग जब हम करते हैं तो ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट को एटमोस्फेयर में फैला देता है, जिसके अंदर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेंट ऑर्गेनाइज कंपाउंड, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम VOC, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO और मीथेन को हम CH4 बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की जो गैस है, और फिर उसके अलावा कार्किजेनिक पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कुछ गैस को ये मतलब फैलाती है। इसे हम इसको कह सकते हैं ये इन्वायरमेंट में एक तरह से हम लोग इसको स्टेबल बर्निंग को जलाने से इस तरह की चीजों उत्सर्जन होता है या इसको हम फैला देते हैं इसकी वजह से। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द बैन एंड एक्शन अगेंस्ट द बर्निंग द क्रॉप रेसिड्यू आर रेगुलेटेड अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। कि पहले में तो ये बोला गया कि जब हम इसको जलाते हैं, स्टेबल बर्निंग करते हैं, इसको जलाते हैं, तो ये चार तरह के जो जहरीली गैसें आसमान में यानी इन्वायरमेंट में फैल जाती है। तो उनके नाम दिए गए हैं आपके पास कि मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वोलेंट ऑर्गेनाइक कंपाउंड है, फिर उसके बाद कार्किजेनिक पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यानी कि चार गैसों के नाम दे दिए गए जो हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं जब हम इनको जलाते हैं। सेकेंड में बोला गया कि इसके इन स्टेबल बर्निंग को जलाना, स्टेबल यानी कि जो खेती करने के बाद जो चीजें बच जाती है, ठीक है, उनको जलाना कानूनी रूप से इसे बैन कर दिया गया हमारी कंट्री के। और किसके रेफरेंस में, तो ये बोला जा रहा है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने इसको जलाना बैन कर दिया है हमारी कंट्री के अंदर। ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को समझते हुए हमें ये बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि ओनली वन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सही है। और बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली सेकंड जो है वो आपका सही है। और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है। और डी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है, यानी कि नाइदर 1 nor 2, यानी कि ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अब ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। यानी कि ये जो चारों गैसों की हम बात कर रहे हैं, ये आसमान में जब हम स्टेबल बर्निंग करते हैं तो ये इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट, यानी कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट ये हम लोग इसे एक तरह से आसमान में हम फैल जाते हैं जब हम इनको जलाते हैं। तो वो जो चार गैसों के नाम दिए गए हैं आपको, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और कैरियोजेनिक पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि चारों गैस बिल्कुल आसमान में फैल जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक है, हार्मफुल है ये गैसेस है जो इसकी है। यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहने का मतलब सही हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया कि भाई इस तरह की चीजों को जलाना टोटली बैन है हमारी कंट्री के अंदर, और ये किसके अंडर है, ये बोला जा रहा है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है।
इसकी हेल्प से, इस एक्ट की वजह से इसे हमारी कंट्री में बैन कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन यानी बोथ 1 और 2 ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है और 3 स्टेटमेंट के नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें जो तीनों स्टेटमेंट जो अलग अलग दे रखी है आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि अगेन सही वाला हमें आइडेंटिफाई करना है, सही क्या गलत पहले वो पढ़ लेते हैं और फिर इसमें से हम अपना आंसर पिक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है टर्टल आर्स रेप्टिटाइल्स कैटेगराइज एज द कार्टिजिनस सेल डेवलपमेंट फ्रॉम देयर रिब्स। कि ये बोला जा रहा है जो टर्टल्स है यानी कि कछुए हैं उनके बारे में बोला कि इनको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ये एक तरह से रेप्टिटाइल्स है और इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कार्टिलेजिस। ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं जिसे हम डेवलप करते हैं फ्रॉम रिब्स से। ठीक है, खोल से, अपने खोल से ये लोग डेवलप होते हैं, कहने का मतलब ये है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जाए रेप्टिटाइल्स आर द जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जो रेप्टिटाइल्स होते हैं वो एक तरह से ठंडे, एक तरह से उनकी जो बॉडी होती है उसमें कोल्ड बॉडी होती है, ठंडे टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर इनकी बॉडी में होता है, ये कहना जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज जो होते हैं हैव ए हायर रेंज ऑफ ब्लड टेम्परेचर। उनके जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ब्लड का जो टेम्परेचर या उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई रेंज होता है उसका, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा उच्च सीमा यानी कि उच्च हायर टेम्परेचर तक जा सकता है, ये बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके पास है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में अच्छा ठीक है, आप मेरा आंसर नहीं बता पाऊंगा उस तरह से। हाँ, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ए में बोला जा रहा है कि ओनली 1 सही है, बी में बोला जा रहा है सेकंड सही है, सी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और डी में बोला जा रहा है 1 2 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी यानी कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि टर्टल्स जो होते हैं वो रेप्टिटाइल्स होते हैं, रेप्टिटाइल्स ऑफ द ऑर्डर टेस्टुडिनिस ये कैटेगराइज कर सकते हो इसे स्पेशली बोन और कार्टिजुलस सेल भी डेवलप एज अ रिब और एक्टिंग एज अ सील्ड कैटेगरी के अंदर इसे डाल सकते हो, पहले ये बोला जा रहा है। उसके रेप्टिटाइल्स के बारे में बोला जाए ये कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज होता है, ये भी सही है। और लास्ट में आपसे बोला गया कि इनकी जो रेंज होती है, बॉडी टेम्परेचर की रेंज होती है वो काफी मूव करती है बिटवीन इन्वायरमेंट टू मेक देम एज अ वार्मर और कोल्डर, यानी कि उनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें काफी वेरिएंट होते हैं, बहुत ठंडा भी होता है, बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, यानी कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। विथ रेफरेंस टू द सोराम कंसंट्रेशन मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में आपके पास जो बेसिकली जो दिया गया है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस 2 स्टेटमेंट जो ये बेस्ड है आपके लिए कंसंट्रेशन मिशन के ऊपर। तो आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें इसमें है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सैटेलाइट designed to identify the precisely measure the different magnetic signals that make up Earth magnetic field। कि ये जो आपसे बात की जा रही है मिशन की जिसका नाम है कॉन्स्टेलेशन मिशन, इस मिशन के अंदर 3 सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है और इस डिजाइन करने का इनका जो मेन मोटिव है वो ये कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे अर्थ यानी कि हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक सिग्नल्स जो आते हैं उसके बारे में स्टडी कर सके, मेजर कर सके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ यूएसए, कनाडा, रशिया एंड जापान, यानी कि इस काम को, इस मिशन को जो अंजाम दिया जा रहा है यूएसए यानी कि अमेरिका, कनाडा, रशिया और जापान के द्वारा। और आपसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट में गलत क्या है इन दोनों स्टेटमेंट में, और आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से ए 1 ओनली यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2
यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट में डी में बोला जा रहा है आपसे कि नाइदर वन नॉट टू, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, यानी कि ये स्वाम कॉन्स्टेलेशन मिशन जो है ये बिल्कुल इसके बारे में जो बात की जा रही है कि ये हमारे अर्थ के जो मैग्नेटिक सिग्नल्स आते हैं उसके बारे में स्टडी करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करने के लिए इस मिशन को प्लान किया गया है। ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। इसमें जो आपसे बोला गया था कि भी कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूएसए, कनाडा, रशिया और जापान का, ये गलत हो गया। गलती क्या है इसके अंदर, ये जो कोलैबोरेशन के रूप में काम नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर क्या है कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो इस काम को कर रही है। यानी कि उसने अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए, मैग्नेटिक सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए और सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं इसके बारे में जानने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। यानी कि जो आपके लिए जो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी हो गया, यानी कि बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही था और क्वेश्चन में हमसे गलत पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर बी यानी कि 2 ओनली आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द डेफेमेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, यानी कि गलत आरोप जो लगा दिए जाते हैं किसी के ऑनर को ठेस पहुंचाने के लिए, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो यहां भी आपके पास 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को देख करके हमें नीचे जो पूछा जा रहा है हमसे वो कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए इस तरह, इट कैन बी बोथ बी सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस। यानी कि ये जो है डेफेमेशन ये दोनों तरीके का हो सकता है, सिविल रॉन्ग के लिए भी हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए भी हो सकता है। यानी कि ये जो आरोप जो होता है ये सिविल कोर्ट के लिए भी आप लेके जा सकते हैं इसको, और क्रिमिनल कोर्ट भी आप इसको लेके जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है क्रिमिनल डेफेमेशन इज डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आईपीसी की जो 500 सेक्शन है वो इसको डिफाइन करती है कि ये एक ऑफेंस है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि भी करेक्ट क्या है। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए में बोला जा रहा है कि 1 यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। और सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट यानी कि 1 2 यानी दोनों, ये फर्स्ट वाला भी और ये सेकंड वाला भी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, ना फर्स्ट ना सेकंड, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको ये बताना है। डेफेमेशन जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं मानहानि, किसी के ऑनर को ठेस पहुंचाना, उसके मान में कमी लाना, एक तरह से आप ये इस तरह से समझ सकते हैं इसे, ठीक है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए यानी कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है आप डिटेल से समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन जो है इसे दोनों तरीके का हो सकता है, सिविल भी हो सकता है क्रिमिनल भी हो सकता है। यानी कि ये सिविल ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं और क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि नेचर किस तरह का है, उस हिसाब से इसकी कैटेगरी डिसाइड होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि इसकी जो डेफिनेशन दी गई है कि ये ऑफेंस है, कि आईपीसीसी के सेक्शन 500 के अंदर आता है। आईपीसीसी मतलब इंडियन पेनल कोड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये गलती होगी। इसकी जो डेफिनेशन है ये ऑफेंस, इसको जो डिफाइन किया गया है ये सेक्शन 499 के अंदर है। और सेक्शन 500 के बात करता है इसके पनिशमेंट के लिए, कि अगर कोई इस तरह से रॉन्ग केस लेके आता है तो उसे किस तरह की पनिशमेंट दी जानी चाहिए, इसके बारे में डील करता है सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। आईपीसी का मतलब है इंडियन पेनल कोड। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेलाथियोन। मेलाथियोन के बारे में क्वेश्चन है कि मेलाथियोन इज ए इफेक्टिव अगेंस्ट, कि ये किसके रिगार्डिंग में बात की जा रही है, कि ये जो 4 चीजें आप चार डिफरेंट जो बीमारी कह सकते हैं आप, जिसके बारे में ये दिया गया है आपसे कि मेलाथियोन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, कि किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास।
फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कोविड-19 कि कोविड-19 के अगेंस्ट में ये मैलाथियन एक्टिव है, इफेक्टिव है, ये बोला जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अगेंस्ट में ये काफी इफेक्टिव काम करता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है लोकोस्ट, इसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। और डी में बोला जा रहा है येलो रस्ट, उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। तो ये 4 डिसीज है। अब डिसीज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मैलाथियन किसके अगेंस्ट में काफी एक्टिव यानी कि कारगर काम करती है, कुछ इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आपने देख लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डाटा बेस्ड है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन बन के आ गया आपके लिए, फैक्ट बेस्ड है। अगर आपने इसे पढ़ा है तो करेक्ट आंसर दे दोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाओगे। चलिए अब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को एक बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी यानी कि लोकस्ट, इसके अगेंस्ट में ये काफी एक्टिव है। अब बात कर ले कि मैलाथियन होता क्या है, कि मैलाथियन जो ये एक तरह से ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। और ये क्या काम करती है, ये इस बीमारी के अगेंस्ट में एक तरह एंटीबॉडीज का काम करती है, ठीक है, यानी कि इस बीमारी को डील करने में, इसे रिकवर होने में काफी हेल्प करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया इसका सी हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज। अब ये न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज क्या होता है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। और फिर बाकी क्वेश्चन की तरह इसमें भी ये पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि 2 स्टेटमेंट है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इनहेबिट्स द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए इन्फेक्टिव एजेंट, यानी कि ये क्या करती है कि हमारी जो बॉडी में इनहेबिट्स होती है, यानी कि इनहेबिट्स का मतलब है वो सारी क्वालिटीज जो इनहेरेंट यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे पेरेंट्स से जो हमारी बॉडी के अंदर आती है, ये वो उस तरह की बायोलॉजिकल इफेक्ट है। और ये क्या करती है, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करती है, यानी कि उसके अगेंस्ट एक एजेंट के रूप में उसके काम करती है, उनसे डील करने के लिए। फर्स्ट ये बोला जा रहा है। सेकेंड ये बोला जा रहा है इट इज प्रोड्यूस नेचुरली एज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि इसे क्या करता है, नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि इसमें हम लोगों का इंटरफेयर नहीं होता, ये हमारी बॉडी अपने आप इसे प्रोड्यूस करती है इम्यून सिस्टम जो के अंदर। और इसमें काम क्या होता है, इन रिस्पॉन्स ऑफ इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द फॉरेन इन्वेडेंस, यानी कि जो बाहर से, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे डील करने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी को किसी भी तरह की बीमारी से रिकवर करने के लिए ये काम करती है। और साथ ही साथ जो ये प्रोड्यूस होती है ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होती है, ये बोला जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रांग बनाती है, और बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसे डील करती है, उसे टैकल करती है और बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करती है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या सही है, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया करेक्ट आंसर, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि भाई ये है क्या। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया कि ये किसी भी तरह के जो आउटसाइडर वायरस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को हार्म में पहुंचा सकते हैं, तो हमारी बॉडी को एंटीबॉडी के रूप में ये काम करते हैं और हमें कैपेबल बनाते हैं कि किसी भी तरह से इन्फेक्शन को डील करने के लिए, वायरस को डील करने के लिए, और उन्हें हमारी बॉडी में अंदर आने से ब्लॉक करते हैं इन्फेक्शन को। ये इनका मेनली काम होता है फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसे बोला गया था। और सेकंड स्टेटमेंट जैसे आपसे बोला गया था कि भाई ये जो जनरेट होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, और एक तरह से ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो गया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है इसके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है क्या चीज, इसके बारे में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को देख लेना है और फिर नीचे बताया, पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह से, इट इज एन अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो एक तरह से पब्लिक अथॉरिटी है और किसके अंदर काम करती है, ये काम करती है आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर ये काम करती है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला इट रिकमेंड पर्सनल्स ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, कि ये क्या करती है, पर्सनल्स को रिकमेंड करती है, पर्सनल को हायर करती है एक तरह से, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ केसी चक्रवर्ती कमेटी, ये केसी चक्रवर्ती जो थे इस कमेटी के हेड थे जिन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि हमारी कंट्री में बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी थी केसी चक्रवर्ती ने, उनकी एक कमेटी थी जिसके हेड थे केसी चक्रवर्ती। मतलब जब भी ऐसा आता है ना कि किसी का नाम आता है और कमेटी आता है, इट मीन्स ये होता है कमेटी में तो काफी सारे मेंबर होंगे और जिस पर्सन का नाम आता है वो उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, चेयरमैन, चेयरपर्सन, हेड, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो उन्हीं के नाम से कमेटी का नाम रख दिया जाता है। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट क्या आपको ये बताना है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से आपके पास है, ए यानी कि फर्स्ट ओनली, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है कि आरटीआई एक्ट के अंदर आता है, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंदर आता है 2005 के अंदर, ये बोला जा रहा है। बी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ये जो है कि आरटीआई के अंदर आता है। दूसरा बोला गया है ये क्या करते, रिकमेंड करती है पर्सनल्स ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये बोला जा रहा है, ठीक है, ये बी के अंदर बोला जा रहा है। सी के अंदर बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि आरटीआई के अंदर आते हैं और केसी चक्रवर्ती कमेटी के अंडर रिकमेंडेशन जो थी उसके अंडर इसका फॉर्मेशन हुआ है। और डी में बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। अब अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन कि सही क्या है इस क्वेश्चन में और गलत क्या है, हमें सही वाला बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपके लिए होगा ए यानी कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है बस वही सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्यों, आप समझ लेते हैं कि करके। जो पहला जो बोला गया था ये पब्लिक अथॉरिटी है और डिफाइन की गई है अंडर आरटीआई एक्ट के अंदर, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। या 2005 में जो आरटीआई एक्ट जो आया था हमारी कंट्री में, तो उसके अंडर ही बैंक बोर्ड ब्यूरो का मतलब ये एग्जिस्टेंस में आई थी हमारे सामने, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ये दो जो स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, अब दोनों गलत स्टेटमेंट को समझते हैं इसमें गलती क्या थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया कि इसे सिर्फ और सिर्फ जो इसमें जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो पब्लिक, किसके लिए बोला, पब्लिक अथॉरिटी के इसके अंदर रिकमेंडेशन पर्सनल ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके अंदर किसको हायर करना है, किसको रखना है, सिर्फ उसके रिकमेंडेशन के लिए काम करती है। यहां ये गलत हो गया, बल्कि सही आंसर जो इसका था वो होना चाहिए था ये कि भी ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑन जितनी भी कंपनीज है यानी कि पीएसयूज है उन सब के लिए ये काम करती है, ठीक है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्ट उनके हाथ में है या फिर उसके अंडर से काम होते हैं वो सारे के सारी कंपनीज को ये रिकमेंड करती है उसके लिए पर्सनल्स को, ठीक है। यानी कि जितनी भी पीएसबी हमारी कंट्री के अंडर आती है और उनके जो डायरेक्टर या फिर जो भी चीफ यानी कि हेड पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे उसको अपॉइंटमेंट का भी काम ये करती है, यानी कि उनके लिए एक रिकमेंडेशन देती है कि किसको अपॉइंट करना है। तो ये यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया था कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये बोला जा रहा है केसी चक्रवर्ती कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको फॉर्मेशन किया गया था, ये गलत हो गया। केसी चक्रवर्ती की कमेटी से नहीं, बल्कि यहाँ पे जो नाम होना चाहिए था वो होना चाहिए पीजे नायक की चेयरमैन कमेटी के अंदर भी होना चाहिए था। यानी कि मई 2014 में इसका एग्जिस्टेंस में आई, इसका फॉर्मेशन हुआ था और जो इस कमेटी के जो हेड थे वो थे पीजे नायक थे और कमेटी का नाम था द कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक इन इंडिया, ये कमेटी का नाम था और चेयरपर्सन थे पीजे नायक। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन ये तो दिया नहीं था हमें, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कितना आपने स्कोर किया जरूर मेंशन करिएगा,
स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर लिखिएगा, ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं और आपके हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकूं। अच्छा, एक बात और, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पीएसयूज हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। टॉप 5 पीएसयू हमारी कंट्री में कौन कौन सी है, उसके नाम जरूर लिखिएगा, उसके फॉर्मेशन डेट और उसके हेड कौन है। ये 3 चीजें आपको लिखनी है। मतलब आज के लिए थोड़ा सा जो मैं होमवर्क टाइप का आपके लिए दे रहा हूँ 3, कि हमारी कंट्री में जो टॉप 5 पीएसबीज क्या कौन कौन से हैं, उसके हेड यानी चेयरपर्सन या एग्जीक्यूटिव जो भी हेड है उनका नाम, फॉर्मेशन कब हुआ था। ठीक है, ये तीनों बात आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विद रेफरेंस टू द स्कीम ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जिसे शॉर्ट में बोला गया है FME, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे FME यानी कि जिसे शॉर्ट में जो बोला जा रहा है स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, उसके बारे में आपके यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है आपको, और नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है। तीनों स्टेटमेंट एक एक करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके लिए, इट इंटेंड्स टू इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंस फॉर द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। मतलब इस स्कीम का जो इंटेंट है यानी कि लक्ष्य जो है वो ये है कि भाई माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो भी हमारी कंट्री के अंदर है, उस इंटरप्राइजेस जितने भी है उनके लिए फाइनेंस इंक्रीज करना, यानी कि वो उनके रीच में, उनके एक्सेस में फाइनेंस पहुंच सके और वो अपनी इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस को आगे जाके लीड कर सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं उससे रिलेटेड ये स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, इस तरह आप बोल सकते हैं। थर्ड बोला जा रहा है द स्कीम इज लिमिटेड ओनली टू द एरिया कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनको कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक कैटेगरी जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होता है। इसमें क्या होता है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि ये फुली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, बल्कि ये डेवलपिंग तरह की है और ये डेवलप की प्रोसेस के अंदर है। तो उस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, यानी कि इसे ओवरऑल पूरी कंट्री में लॉन्च ना करके ट्रायल बेसिस पे अभी, मतलब एक तरह से अभी स्टार्ट करने से पहले जो कुछ लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में से स्टार्ट किया गया है। तो आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि A 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो जो है वही करेक्ट है बस, यानी ये वाला। बस बी ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला और सेकंड स्टेटमेंट ये वाला, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और थर्ड में यानी सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड ओनली। सेकंड का मतलब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में बोला जा रहा है, और थर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये स्कीम क्या लिमिटेड एरिया को कवरेज करता है, जो कि बोला जा रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये थर्ड स्टेटमेंट, ये सी ऑप्शन में बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग FME। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया A यानी 1 ओनली, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या है समझ लेते हैं आप। तो जैसे फर्स्ट में बोला गया कि फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, जिसको शॉर्ट में बोला गया FME, इसका इंटेंट क्या है कि फंड या फाइनेंस इंक्रीज करना, कि भाई इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है उनके रीच में, उस यूनिट जो भी है उसके रीच में फाइनेंस पहुंच सके, उनको मतलब एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट हो सके, वो ग्रोथ कर सके और अच्छा काम कर सके। तो इसे एक तरह से ये बोले कि भी उसे मोटिवेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यानी फर्स्ट स्टेटमेंट वाला करेक्ट है। बाकी जो दो स्टेटमेंट हमारे पास उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। तो ये जो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नहीं भाई यहाँ गलती हो गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्कीम का मतलब होता है जिसमें 100% जो फंड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, फंड उनके द्वारा ये रिलीज की जाएगी। लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है इसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करती है, ठीक है। और जो फंड का जो रेशियो होता है वो एक फिक्स कर लिया जाता है कि भी इतने परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और इतने परसेंटेज नहीं देगी। जैसे इस स्कीम के अंदर जो तय किया गया है वो रेशियो किया गया है 60:40, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी स्कीम के अंदर।
ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के। और थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि भाई ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई थी, नहीं, यहां भी गलती हो गया। यहां ये बोला गया कि भाई ये ऑल इंडिया बेसिस स्कीम है, यानी कि पूरी कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब जगह ये लॉन्च हुई है, किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है, सब में लॉन्च की गई है। और इसमें जो बजट रखा गया, जो आउटले यानी बजट रखा गया वो 10,000 करोड़ रुपीस का रखा गया है, यानी कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, फर्स्ट सही है, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपके लिए ये है कि क्वेश्चन है आज का कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में कितने तरीके से डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है, सॉरी एक मिनट, हाँ, कितने तरीके से हमारी कंट्री के, एक मिनट कि जैसे ये बोला जा रहा है ना ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया और वो जो डिवाइड किया गया उसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द अल्जाइमर डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि अल्जाइमर जो डिसीज है उसके रिगार्डिंग में आपसे स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट क्या है आपको बताना है, दो स्टेटमेंट है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा आप देख रहे हैं उसमें ये बोला जा रहा है इट इज एन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ये साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर या विकार है विच अफेक्ट द मेमोरी एंड कैन लीड टू डिमेंटिया। अच्छा, ये जो बोला जा रहा है कि ये जो बीमारी है ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक काइंड ऑफ बीमारी यानी कि साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ डिसीज है, डिसऑर्डर है, ये बोला जा रहा है। और ये एक तरह से डिमेंटिया से रिलेटेड है और ये ऐसा बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ये बोला जा रहा है कि ट्रोजन पेप्टिडाइड्स इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर फॉर इट, यानी कि ट्रोजन पेप्टाइड्स जो है इसका प्रिवेंटिव मेजर है, ये सेकंड ऑप्शन में बताया जा रहा है। पहले इन्होंने डिसीज को डिफाइन कर दिया और सेकंड स्टेटमेंट में इसका जो इसके अगेंस्ट में निवारण या फिर कह सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं उसके बारे में बता दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि भाई ये स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो सकता है वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट के लिए इस तरह से इन्होंने कोड दिया है। ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि वन स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस वन। एंड सेकंड ऑप्शन जो बी है उसमें बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट यानी कि ट्रोजन पेप्टाइड्स के बारे में बोला जा रहा है कि ये सही है। और सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही गलत है यानी कि दोनों ही करेक्ट है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। डी में बोला जा रहा है आपसे ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, यानी कि दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग सही क्या है और गलत क्या है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत था। गलत क्या है अब देख लेते हैं। जैसे बोला जा रहा है अल्जाइमर जो डिजीज है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का डिजीज नहीं है बल्कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारी ब्रेन के अंदर से रिलेटेड है ये कि किस तरह से नर्वस सिस्टम हमारी पूरे ब्रेन का काम करता है, उससे रिलेटेड ये डिसऑर्डर हो जाता है। और इसकी वजह से डिजर्नेट या फिर डेथ तक की सिचुएशन हो सकती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये ऐसी बीमारी है जिससे डेथ तक पॉसिबल है और मेमोरी लॉस और इससे रिलेटेड और भी दूसरी बीमारीज भी जो प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड है इस बीमारी से रिलेटेड। अच्छा, सेकंड जो आपसे बोला जा रहा था कि ट्रोजन पेप्टाइड्स जो है इससे रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर है अल्जाइमर बीमारी से, ये करेक्ट है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो बात की गई थी इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है बल्कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड ओनली। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मलेशिया। अब मलेशिया जो कंट्री है, एशिया की कंट्री है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मलेशिया को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये तीन स्टेटमेंट है। अब तीनों स्टेटमेंट को पहले रीड करना है हमें, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे नीचे लिखा गया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो तीनों स्टेटमेंट को एक एक करके वन बाय वन देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज द पार्ट ऑफ सुंदरा आइलैंड, ये जो सुंदरा आइलैंड है उसका पार्ट है मलेशिया, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोला जाए मलक्का स्टेट सेपरेट मलाय पेनिसुला एंड जावा आइलैंड, कि जो मलक्का स्टेट है
वो डिवाइड करता है, वो सेपरेट करता है, यानी अलग करता है मलाई पेनिनसुला को और जावा आइलैंड को, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इट शेयर अ बाउंड्री विद द म्यांमार एंड थाईलैंड, म्यांमार जो कि दूसरी कंट्री है और थाईलैंड एक और कंट्री है, इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको एक ये भी पता होना चाहिए कि मलेशिया की लोकेशन क्या है, किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन आपसे बनाया गया है। तो चलो देख लेते हैं फिर भाई ये करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है कि जो वन यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है आपसे कि 1 और 2 यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि ऑल थ्री यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए यानी कि 1 ओनली, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ऑप्शन आपका एक सही है। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई बाकी स्टेटमेंट में क्या मिस्टेक थी या किसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गए। तो जब पहले ही बोला कि ना मलक्का स्टेट सेपरेट करती है मलाय पेनिनसुला एंड सुमात्रा आइलैंड को, ये बोला गया, ये सही स्टेटमेंट होनी चाहिए थे। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, जावा आइलैंड दिया था, ये जावा आइलैंड जो है ये गलत हो गया। ठीक है, जरा ये देख सकते हैं आप, ये क्या नाम है, मलेशिया जो कंट्री है वो हम इस तरह से मैप में आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप गूगल मैप यूज करके या फिर कोई भी एटलस वगैरह यूज करते हैं तो ये एक्चुअल में ये जो मलेशिया है, ठीक है, ये एक तरह से आइलैंड कंट्री है। और इसी दो मेजर आइलैंड, वैसे तो छोटे छोटे कई सारे आइलैंड है, लेकिन तो जो दो मेजर आइलैंड है ये फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन दोनों को मिलाकर के ये बना हुआ ये मलेशिया कंट्री है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपसे बोला गया कि ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है म्यांमार के साथ और थाईलैंड के साथ। यहां भी गलती होगी, गलती है कि म्यांमार के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करती, ये बाउंड्री शेयर करती है सिर्फ थाईलैंड के साथ, जो कि ये रही। ठीक है, ये सिर्फ थाईलैंड के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है, म्यांमार तो इधर ऊपर जाकर के इस तरफ है। ठीक है, तो ये लोकेशन आप एक बार देख लीजिए ये ध्यान से कि भाई ये मलेशिया दो मेजर आइलैंड के अंदर है और ये थाईलैंड जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रही है यहाँ पे। और जो बाकी जो बात की जा रही है म्यांमार भाई ऊपर है, जब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे कंट्री का, उसके जो ईस्ट पार्ट है यानी कि हमारी कंट्री से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये जो स्टेट हैं ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जा रही है। ठीक, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपसे कुछ स्टेटमेंट यानी कि 4 स्टेटमेंट दे रखा है आपको और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नीचे लिखा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेंशन अबव आर करेक्ट। तो अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये देखना है और उस हिसाब से अपना आंसर करना है। तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, इट इज ए सिंथेटिक और मैन मेड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब ये किसी से बना है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना है, ह्यूमन मेड है, सिंथेटिक है, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट हैज ए हाई डिग्री ऑफ परमेबिलिटी, ये बोला जा रहा है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ परमेबिलिटी है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट हैज द एबिलिटी टू सेपरेट एंड फिल्टर, इसमें सेपरेट करने की और फिल्टर करने की मतलब एक एबिलिटी है व्हेन यूज्ड इन एसोसिएशन ऑफ सोइल, कि सोइल के साथ अगर आप इसे यूज करते तो इसे फिल्टर करने की एबिलिटी है, ये बोला जा रहा है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज रेसिस्टेंट टू रूट मोल्ड एंड मॉइस्चर, कि भाई इसे आप मोड़ सकते हो, ये नमी को मॉइस्चर को भी डील कर सकता है, इस तरह की रेजिस्टेंस है इसके अंदर, कहने का मतलब ये है। तो आपको ये बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए जो है आपके लिए, उसमें बोला जा रहा है कि 1 और 2 यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है जो ऑप्शन आपके लिए, उसमें बोला जा रहा है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सेकंड वाले को छोड़ करके बाकी तीनों स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये आपसे सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है। और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में सी में बोला जा रहा है आपसे कि भी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोनों ही सही है सिर्फ। लास्ट ऑप्शन जो है इसमें बोला जा रहा है कि ये चारों स्टेटमेंट
यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों स्टेटमेंट, ये चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। तो जैसे इसमें बोला गया था कि ये जियो टेक्सटाइल ह्यूमन मेड है, सिंथेटिक है। इसमें सिंथेटिक होने का मतलब है इसमें क्या है, पॉलिस्टर भी है और पॉलीपिनोल, ये दोनों चीज मटेरियल यूज्ड है इसके अंदर। ह्यूमन मेड मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल इन नेचर है, ये सारी बात इसके रिगार्डिंग में सही है। ठीक है, फिर ये सरफेस, ये जो है ये सरफेस कैसा है इसका, वेरी स्मॉल ओपनिंग, बहुत छोटा ओपनिंग है, इसके बारे में बोल सकते हैं कि लिक्विड और ग्रासेस के बारे में इस तरह से थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जो दिया है ये सही है। और फिर बाद में जो आपसे बोला कि इसमें एबिलिटी है कि ये सेपरेट कर सकती है, फिल्टर कर सकती है, रीफोन्स कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, ड्रेन वगैरह जो इसमें यूज किया गया है, तो ये नेक्स्ट स्टेट में ये भी सही है। और लास्ट में रेजिस्टेंस की जो बात की जा रही है, रूट, मोल्ड और मॉइस्चर वगैरह की, यानी कि चारों ही स्टेटमेंट, यानी कि जितना भी डाटा आपको गिवन है ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सही आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया डी, यानी कि 1 2 3 4 सारे ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द कोणार्क सन टेम्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो कोणार्क सन टेम्पल है, काफी सुना होगा इसका नाम आप लोगों ने, न्यूज में भी काफी रहता है अक्सर ये। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है, तो आपको ये बताना है कि भी नीचे कि करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन उड़ीसा, कि उड़ीसा के अंदर एक यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कोणार्क सन टेम्पल। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ टेम्पल, कि इसके सौर्यकरण के लिए, सोलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, 100% इसके सोलराइजेशन के लिए। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला गया। तो आपको ये बताना है कि सही क्या है। तो आपके लिए जो आंसर के लिए जो ऑप्शन कुछ इस तरह से, ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी जिसमें बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी जिसमें बोला जा रहा है कि भाई ये थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, ये थर्ड में सी में बोला कि फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके लिए करेक्ट है। अच्छा ठीक है, अब जो लास्ट में डी ऑप्शन है, उसमें डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, यानी फर्स्ट सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों ही गलत है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो ये जो पिक्चर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में कि जो उड़ीसा में लोकेटेड जो ये क्या नाम कोणार्क सन टेम्पल है, ये इस शेप में ऐसा दिखता है। और इसकी जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये आपको लोकेशन दिख रहा होगा, यानी कि कोस्टल सिटी जो है हमारी कंट्री के अंदर जो है, कोस्टल सिटी उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ये वहां पर है, ठीक है, ये उड़ीसा भुवनेश्वर के आसपास जो है, ये कटक भुवनेश्वर जो है उधर इसकी लोकेशन है, ठीक है। यानी कि ये कहने का मतलब ये उड़ीसा जो बोला गया कि उड़ीसा के अंदर है, बिल्कुल सही बात होगी। यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही आंसर इसका सही हो गया। अब थोड़ा डिटेल की बात करें तो ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसको जो बनवाया गया था, इसे बनाया गया था किंग नरसिंहम देव फर्स्ट जो थे, उन्होंने बनवाया था। और ये गंगा डायनेस्टी के राजाओं में से एक थे, जिसे ये बोला जा रहा है कि 1238 से लेकर के 1264 एडी के बीच में बनाया गया, यानी कि 1200 सेंचुरी के बाद। इट मीन्स ये 13th सेंचुरी जब चल रही थी उस बीच इस मंदिर का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन जो भी आप बोल सकते हैं, स्थापना की गई थी। और इसे यूनेस्को ने इसे 1984 में, इस टेम्पल को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे दे दिया था। और लास्ट में जो बोला जा रहा है कि भी इसके लिए, इसके सोलराइजेशन के लिए 100% गवर्नमेंट इसके सोलराइजेशन के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल एकदम सही गई है। और इस जो ये टेम्पल लोकेटेड है, इसे पहले कोणार्क टाउन भी बोला जाता है, इस तरह से भी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका इसका सी हो गया। विद रेफरेंस टू द डिगोंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑफ Herbivorous mammal that lives exclusively in the sea। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है डिगोंग के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एक स्पीसीज है उसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है
कि ये आज के टाइम पे ओनली स्पीसीज है, यानी कि एकमात्र प्रजाति है जो कि हर्बीवोरस फैमिली से आती है, हर्बीवोरस मैनुअल फैमिली से आती है और रहती कहां पे, सी के अंदर रहती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देयर आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN जो अपनी जो लिस्ट जारी करता है, तो उसकी जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट के अंदर इसे क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इसे डाला गया है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है। और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि नॉट करेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास A, 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बी में बोला, जो सेकंड ऑप्शन जो है बी, उसमें बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है। और सी में बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट ये और सेकंड ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट ऑप्शन डी, उसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है वो बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि सेकंड ओनली, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। अब डिगोंग के बारे में जान लेते हैं डिटेल में क्या है। तो डिगोंग क्या है, इसे हम सी में सी ऑफ काउ, ये इसे एक तरह से जो सी के अंदर इसे काउ भी बोल सकते हैं। तो यानी कि इसे एक और नाम से जाना जाता है सी काउ, डिगोंग को बोला जाता है। और ये जो बोला गया था कि भी ये हर्बीवोरस मैमुअल जो है और जो स्पीसीज रह गई, एकमात्र ऐसी स्पीसीज रह गई है जो सी के अंदर रहती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि करेक्ट है ये। और हमारे से पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए ए हमारा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। सेकंड जो स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि भाई ये IUCN की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इसे रेड लिस्ट के अंदर डाला गया था, इंडेंजर कैटेगरी के रेड लिस्ट के अंदर डाला गया था। बल्कि ये ऐसा नहीं है, ये वनरेबल लिस्ट के अंदर है, वनरेबल कैटेगरी के अंदर लिस्टेड किया गया इसे। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें डाला गया, यानी कि इंडेंजर की जगह इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अच्छा, अब हम अपनी कंट्री के अंदर बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में इसे ये जो जानवर है, ये जो पशु है, ये सिर्फ हमारी कंट्री में ही पाया जाता है, ठीक है। और इसे IUCN ने जो रेड लिस्ट के अंदर डाला है वनरेबल कैटेगरी, तो हमारी कंट्री में इसके प्रोटेक्शन के लिए 1972 में एक लॉ लेके आई गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उस लॉ के अंदर इसकी देखभाल की जा रही है और इसे बचाने के प्रयास हमारी कंट्री में किए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, यानी कि सेकंड ओनली, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है। इंडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं है, बल्कि ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ ठीक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, गालवान वैली समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। गैलवान या फिर गालवान, ये जो वैली है ये आपको बताना है ये कहां पे इसकी लोकेशन है। तो लोकेशन के हिसाब से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सिक्किम के अंदर है। सेकंड ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे ये उत्तराखंड में है। थर्ड ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये लद्दाख के अंदर है। और फोर्थ ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये गैलवान वैली जो है आपको बताना है ये इसकी लोकेशन क्या है। आज 2-3 दिन पहले ये काफी न्यूज में था। अब मैं कंट्री के नाम आपको नहीं बता रहा हूं कि कंट्री का नाम बताते ही आप लोकेशन भी गैस कर लेंगे। तो हमारा एक नेबर है, उस नेबर के साथ एक इश्यू कंफ्लिक्ट हो गया है रिसेंटली, उसकी वजह से ये काफी न्यूज में है। इस वजह से आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म किया गया मेरे द्वारा। तो आपको बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि लद्दाख। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है, ये अकाई चीन का जो एरिया है हमारी कंट्री के अंदर, जैसे ये जो एरिया जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है हमारी कंट्री का एरिया, तो इसके बॉर्डर के पास, यानी कि लद्दाख और अकाई चीन का जो एरिया, इसके जो बॉर्डर के पास ये रीजन है जिसका नाम है गैलवान वैली। और ये जो एरिया आता है ये आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख के अंदर आता है। तो अभी क्या हुआ है कि इंडियन आर्मी और चाइना की जो आर्मी है इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था कुछ बात को लेकर के। तो यहाँ पे ये काफी न्यूज में बन गया था। तो लोकेशन आई होप समझ गए होंगे कि ये लेह लद्दाख जो हमारे अभी रिसेंटली जो न्यू टेरिटरी बनी है, तो उसके वहां पे ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इको लेवल के बारे में, और आपके पास यहाँ 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं।
अब दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यह बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है और गलत स्टेटमेंट क्या है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इको लेवल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, इट इंडिकेट अ प्रोडक्ट दैट हैज फीवर इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू द कंप्लीटली सिमिलर प्रोडक्ट। कि भाई इको लेवल का मतलब क्या है कि वो एक इंडिकेट करती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट को जो कि इंपैक्ट डालती है हमारे इन्वायरमेंट को कंपेयर टू द कंप्लीटली सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में फर्क डालने वाली चीज और इन्वायरमेंट को जो कम फर्क डालने वाली चीज, उनके बीच में कंपैरिजन वाले को ये शो करती है इको लेवल। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया इको मार्क इज इंडियाज इको लेवल स्कीम, कि इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर इको मार्क क्या है कि इको लेवल करने का एक स्कीम है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ए, वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। बी, सेकंड ओनली, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसके अंदर। और सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है इसके अंदर। और नेक्स्ट डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इसका मतलब यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है, आपको यह बताना है। आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी, यानी कि बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही करेक्ट है। अब इको लेवल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है क्या चीज ये। इको लेवल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि इन्वायरमेंटली प्रेफरेबल है या नहीं है, कि उसके बारे में कि उस प्रोडक्ट को यूज करके इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इस तरह से एक लेवल की जा रही है जिसका नाम रखा गया है इको लेवल हमारी कंट्री के अंदर। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में इसे लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम में, और उस टाइम इसका नाम रखा गया था इको मार्क। और आज के टाइम पे हम इसे क्या बोल रहे हैं, इको लेवल। तो दोनों टर्म आपको याद रखना है, इको मार्क या इको लेवल एक ही बात है। पहले इसे इको मार्क बोला जाता था, अब इसे इको लेवल बोला गया है। तो इसकी जो स्टार्टिंग जो हो गई थी, या रिसेंटली नहीं हुई है, बल्कि 1991 में इसे लॉन्च कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो सी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द तियानवेन वन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तियानवेन वन क्या है, ये जो टर्म है क्या तियानवेन वन, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, और उस हिसाब से आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जैसा कि नीचे बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपके लिए, इट इज मास मिशन ऑफ चाइना, कि चाइना का मास मिशन, मास मतलब मंगल ग्रह जाने वाला एक मिशन है चाइना के द्वारा, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया इट विल मार्क चाइना एंड थर्ड कंट्री टू अचीव अ मास लैंडिंग आफ्टर द यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी कि यूएसए, और जो दूसरा बोला जा रहा है यूएसएसआर, जिसे अब रिसेंटली अब इसे बोला जाता है चाइना, सॉरी रशिया। पहले ये क्या था, एक बड़ी कंट्री थी, ग्रुप बहुत सारी कंट्री थी, इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन इसका क्या हुआ, डिवीजन हो गया। डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, रशिया मेजर पार्ट रह गया, बाकी छोटी छोटी और कंट्री बन गई है। यानी कि आज के टाइम में यूएसएसआर को क्या बोला जाता है, रशिया बोला जाता है। कि रशिया पहली ऐसी कंट्री थी, यूएसए सेकेंड ऐसी कंट्री थी, अब चाइना ऐसी थर्ड कंट्री बन गई है जिसने अपना मास मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। तो ऐसे करने वाली वो थर्ड कंट्री बन गई है, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑप्शन ए, वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। बी, इसमें बोला जा रहा है आपसे कि सेकंड स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और लास्ट स्टेटमेंट डी, जो ऑप्शन जो आपको दिया गया है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, नाइदर 1 nor 2, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो भाई आपके हिसाब से क्या है, एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए। सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो गया। सी यानी कि बोथ
फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। यानी कि ये जो तियानवेन जो 1 है ये जुलाई 2020 में अभी लॉन्च किया जाना है, ऐसा बोला जा रहा है कि लॉन्च किया जाना है। और ये चाइना का फर्स्ट मास मिशन है। और ये ऐसा अगर ये सक्सेसफुली कर लेती है, मतलब ये अगर कर लेती है तो ये क्या नाम है, ये चाइना जो है यूएसएसआर और यूएसए के बाद, यानी कि रशिया और अमेरिका के बाद ऐसा करने वाली थर्ड कंट्री बन जाती है अगर वो सक्सेसफुली लैंडिंग करा लेती है वहां पे। और ये जो मेन पर्पस जो है इस तियानवेन 1 का है जो अभी लॉन्च करने वाले हैं चाइना, तो उसमें जो है कि उसकी स्टडी करना है मार्स के बारे में कि मार्स की जियोलॉजी कैसी है, मार्स में रॉक सॉलिड वगैरह जो है वो किस टाइप के, उनके फीचर्स को जानने के लिए, वहां आइस के बारे में, उसके डस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यानी कुल मिला के ये बोलूं कि फॉर्मेशन ऑफ मार्स के बारे में जो भी ज्यादा से ज्यादा स्टडी की जा सकती है इसके रिगार्डिंग में ये मिशन लॉन्च किया गया है, मार्स मिशन चाइना के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको पहले ये स्टेटमेंट जो है पहले उसको पढ़ना है और उस स्टेटमेंट के बाद जो नीचे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। तो चलो देख लेते हैं कि करके स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है चारू मुसल इज ए इन्वेसिव स्पीसीज, कि भाई ये इन्वेसिव स्पीसीज है, यानी कि आक्रामक, एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ये आक्रामक है, सॉरी बोल नहीं पा रहा हूं मैं, आक्रामक प्रजाति में से है, यानी कि अटैकिव नेचर वाला ये स्पीसीज है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है द इन्वेसिव स्पीसीज कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव प्लांट एंड एनिमल, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी एंड अल्टर्स हैबिटेट्स, यानी कि इस तरह के जो स्पीसीज होते हैं जो आक्रामक होते हैं या फिर हम कहें इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं, ये क्या करते हैं कि जो नेटिव प्लांट्स होते हैं जो कि पहले से ऑलरेडी किसी एरिया के अंदर है, नेटिव प्लांट है या एनिमल है, उनको रिड्यूस करती है। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर या नेचर के अंदर जो भी है उसको खराब करने में इनका बड़ा रोल होता है, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। यानी कि ये हैबिटाट को खराब कर देती है इस तरह की स्पीसीज, ये बोला जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से, उसे सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है, यानी कि इन्वेसिव स्पीसीज क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज जो आपको बोला जा रहा है कि ये चारू मैसल क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया था। सेकंड में आपसे बोला गया कि ये एक तरह से नुकसानदायक है, आप ये बोल सकते हो एक तरह से नुकसानदायक है, ये क्या करती है बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देती है, सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है। और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। डी में बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, यानी कि ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि चारुल मैसल जो है ये बिल्कुल भी इन्वेसिव स्पीसीज है, बिल्कुल सही बात है। और ये कहां पे है, ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका जो कोस्ट है वहां पे है, यानी कि ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके आसपास के एरिया में वहां पर है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो बोला गया कि भाई ये क्या करती है हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा देती है, नेटिव जो प्लांट्स एनिमल है उनको रिड्यूस कर देती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट भी करेक्ट है सेकंड भी करेक्ट है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई मुझे डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा सर्च करना था, आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना था। तो कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ऐसी वीडियो खत्म करने से पहले। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारी कंट्री में क्या क्या है कि एजुकेशन, फाइनेंस, पॉपुलेशन और फिर उनकी स्टेट की इकोनॉमी, उसके आधार पे ये कुछ फीचर्स है, कुछ फैक्टर है, इनके बेसिस पे हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, और कैटेगराइज इस तरह से किया गया है कि एक तो ये कि डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, एक है डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट और एक लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से तो ये जो कुछ नाम है कि डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप, तो इस तरह के जो नाम थे कुछ स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको ये नाम पसंद नहीं आए। यानी कि ये जो हम कह सकते हैं ना लीस्ट डेवलप, तो इस तरह के टर्म यूज ना किए जाए,
इसलिए इनके नाम चेंज किए गए। जब रिसेंटली जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, हमारी जो न्यू गवर्नमेंट जो आई है, तो उन्होंने इनको ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि चांसेस है सबसे ज्यादा ग्रोथ करने की, सबसे ज्यादा डेवलप करने की चांसेस है। तो अब कुछ नए नाम से इनको बोला जाने लग गया कि भाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास कि किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया। अच्छा, अब थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में कि भाई हमारी कंट्री के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट है या फिर क्या स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मतलब ये मानता हूं ये एमसीक्यू वाला सेशन है, बट थोड़ा सा ये बताना जरूरी था क्योंकि मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। तो हमारी कंट्री के अंदर अभी करंट डाटा के हिसाब से 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है। क्यों? जब से ये जो जेएनके में जो न्यू लॉ आया है, यानी कि उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुआ है स्टेट का मेमोरी, उसके बाद का जो करंट डाटा के हिसाब से हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो रिसेंट डाटा है उसके हिसाब से 736 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और बाकी तो आप जानते ही हैं कि हमारी कंट्री 7 लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया और सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये बात है। और अगर हम एशिया के अंदर बात करें तो चाइना के बाद हमारी कंट्री आती है नंबर में, वर्ल्ड वाइड भी और कॉन्टिनेंट वाइड भी। ठीक है, तो ये है। और बाकी इसके अलावा मैं आपके लिए ये लिस्ट लेके आया हूं जिसमें क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री के अंदर स्टेट वाइज हर स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट है ये रफली आपको आइडिया होना चाहिए। कि भी जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें कि आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल की बात करें अरुणाचल में 25 है। तो धीरे धीरे कि एक दिन में तो ये आप याद नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, पहले स्टार्ट करिए कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं पहले तो वो चेक कर लीजिए कि आपके स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कुछ ये डिस्ट्रिक्ट है और नेक्स्ट पेज पे ये एक और ये और है। तो ये कंप्लीट 28 स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। 28 स्टेट ये वाला, यहाँ पे आंध्र प्रदेश से लेकर के आपके पास केरला तक, और उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर आपके पास वेस्ट बंगाल तक कितनी डिस्ट्रिक्ट है हर स्टेट वाइज और उनकी कैपिटल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में एक डिटेल में आपके लिए लेके आया हूं। तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और धीरे धीरे स्टेट वाइज स्टेट कवर करना स्टार्ट करिए। पहले आप ये देखिए कि भैया आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं पहले उस स्टेट को देखिए, फिर उसके आसपास के जो नेबर स्टेट है उसको देखना स्टार्ट करिए, कितने डिस्ट्रिक्ट है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप। और फिर धीरे धीरे जोन वाइज कर सकते हैं आप इसको कैटेगराइज, या फिर जैसे पहले आपने नॉर्थ वाले कर लिए, फिर साउथ वाले कर लिए, कुछ इस तरह से सेंट्रल वाले कर लिए, ईस्ट वाले कर लिए, वेस्ट वाले कर लिए। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है क्योंकि एग्जाम में आपको एक ब्रीफ आइडिया होने चाहिए। क्योंकि एज इट इज ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा जाएगा कि कितनी डिस्ट्रिक्ट है, पर इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको स्टेट के बारे में बता दिया। अब जो न्यू लिस्ट के हिसाब से जो हमारी कंट्री के अंदर यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी कंट्री का, वो टोटल 9 है। मतलब रीजन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा कि इसके अंदर ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे दादर और नगर, इनको कंबाइंड किया गया है। तो ये थोड़ा डाटा अपडेट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग जो क्या नाम है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से कितनी डिस्ट्रिक्ट है इसमें, तो वो उसकी भी लिस्ट है आपके पास। तो ये 1 बाय 1 अगर आप अभी से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। कुछ और सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी बात मतलब ये एमसीक्यू वीडियो की। तो शाम को अगर आप टीचर सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे आप वो भी देख सकते हैं। और कल अभी मैं पूरे मई का मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि पूरे मई में जितना भी करंट अफेयर की मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हुए थे, मोस्ट प्रोबेबल जितने भी उसके कंबाइंड वीडियो आपकी 1 जून को आएगी, तो उसे देखना ना भूलें। ठीक है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और पहले से सब्सक्राइब कर रखे तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है।